हाँ जी, हमने अपनी कल की क्लास तक कवर कर लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अच्छा, दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना था। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में आप ये देखते हैं या तो आपको एडवांस पैसे मिलेंगे या तो आपको पैसे मिलेंगे बाद में, आपने अकॉर्डिंगली देखना है। अगर आपको पैसे मिलेंगे बाद में और कंसिडरेबल टाइम पीरियड ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट नॉर्मल होगा या सिग्निफिकेंट होगा। तो वो कह रहा है कि भाई इनकम तो बुक करेंगे पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम पे, सेल को सेल के नाम पे, जो आज की वैल्यू बनती है। वाइस वर्सा, अगर आप पैसे रिसीव कर रहे हो, आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आगे जाके सेटल करनी है तो उस केस में आप एक्सपेंस बुक करेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे और फिर रेवेन्यू बुक होगा, क्योंकि ये जो सेटलमेंट हो रही है वो वहां पे हो रही है। यहां तक क्लैरिटी है। फिर हमने एक सवाल किया था, इसमें 2 वायबल ऑप्शंस थे आपके पास, या तो वो आज पे करे या तो वो पे करे बाद में। उस सवाल के अंदर उसने ऑप्ट किया था कि वो आज पे कर रहा है। अगर वो बाद में पे करता तो हमारा 11.8 था, और अगर वो आज पे कर रहा है तो टेक्निकली मैंने एडवांस लिया है, तो उसके लिए जो पॉसिबल इंटरेस्ट रेट था वो कौन सा था? 6%। अब ये बात पे जवाब दो कि वो जो 6% का रेट था उसका था या हमारा था? हमारा था, क्योंकि बोरिंग किसने की है? हमने। अगर उसने की होती तो 11.8% और फिर हमने मतलब मल्टीपल पास पेपर किए थे, फिर तुम लोग मर गए थे। उसके बाद हमने कहा था चलो फिर आगे चल लेंगे, आज भी ऐसा ही करेंगे तुम्हारे साथ, कुछ पास पेपर पे पास पेपर, क्योंकि उसके मल्टीपल सवाल होते हैं। चलें, आज हम सीख रहे हैं नॉन कैश कंसिडरेशन। क्या सीख रहे हैं? यानी आपने कोई चीज बेची और आपको उसके अगेंस्ट में पैसे नहीं मिले, कुछ और मिला। अब वो कुछ और सामने वाली कंपनी के शेयर्स भी हो सकते हैं, सामने वाली कंपनी का पीपी भी हो सकता है, और सामने वाली कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एनीथिंग। वापस रिपीट कर रहा हूं, आज की क्लास का मुद्दा यह है, पहला हम ये सीख रहे हैं कि भाई अगर आपने सेल की तो आपकी किताबों से तो इन्वेंट्री बाहर चली गई, पर मसला यह है कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं क्या वो कैश कंसिडरेशन होगी या नॉन कैश? नॉन कैश होगी। तो जब वो नॉन कैश होगी तो आपने अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है इस बात का, आपने अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है इस बात का कि अकाउंटिंग फिर कैसे होगी। तो ये इलस्ट्रेशन पहली है जिससे हम ये समझेंगे कि अगर आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रही है तो रेवेन्यू किस अमाउंट से बुक होगा, क्योंकि अपेरेंटली 5 स्टेप मॉडल के अंदर हमारा मकसद ही है कि रेवेन्यू सही बुक हो, रेवेन्यू सही बुक हो। आगे सुनिएगा, हमने कहा कि भाई ये सेलर है, ये बायर है, सौदा ये पाया है, हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 10,000 यूनिट बेचे हैं। सेल की डेट आ रही है 1 जनवरी 2022। अच्छा, हमने कहा प्राइस पर यूनिट दी हुई है 102 और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है 75, यानी मैंने ये इन्वेंट्री बाय की होगी कितने पे? 75 पे। तो मेरी इन्वेंट्री में ये मौजूद भी 75 पे होगा। अच्छा, अब इसकी प्राइस चल रही है 102, मैं 102 के और 75 के बीच का जो गेन है तब बुक करूंगा जब मैं इसको बेचूंगा, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम पे। आगे बायर भाई ये कह रहे हैं कि भाई हम पैसे देने को तैयार नहीं है, हम आपको कंसिडरेशन देंगे पर वो कंसिडरेशन हमारी कंपनी के शेयर्स होंगे। किसकी कंपनी के? बायर की कंपनी के। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई एक जरा काम करते हैं, अगर मुझे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स निकालनी है तो मैंने कहा मुझे बताओ एक यूनिट कितने का है? 102 का है। मैंने कहा यूनिट्स कितने हैं? तो ये आ गया 10200000। हमने कहा 102 को हमने मल्टीप्लाई किया है 10,000 से। अच्छा, आइडियली मैं इस गुड्स को बेचूं तो तुम मुझे बताओगे मैंने रेवेन्यू कितने से बुक करना चाहिए? 1020 से। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपको क्या ये 102 मिल रहे हैं या शेयर्स मिल रहे हैं? अच्छा, हमने कहा मुझे शेयर्स कितने मिल रहे हैं? 5,000। एक शेयर उसका कितने का है? 208 का। अच्छा, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। इसको क्या कहते हैं भाई? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव, यानी उस कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू जो मुझे मिल रही है। अब लॉजिकल बात करते हैं और फिर यहां पे देखते हैं। लॉजिकल बात यह है कि कोई आपसे पूछे आपने अपने गुड्स कितने में बेचे, मेरी बात समझिएगा, कितने में बेचे, तो मैं बोलूंगा 1040। आई कैन नॉट से 1020, क्योंकि मुझे पैसे 1020 के हिसाब से मिले या ज्यादा मिले? आप यूं कह सकते हैं कि आपने 75 रुपए की चीज खरीदी जिसकी वैल्यू 1020 थी, बट आपने उसको ज्यादा में चिपका दिया, तो आप दुकानदार बन के ही सोच लें
कि अगर आप कोई चीज 1020 की बेचने लगे थे और सामने से आपको पैसे ज्यादा मिल जाएं, वो भी इसलिए क्योंकि कंसिडरेशन जो आपको मिली है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आपने जो रेवेन्यू बुक करना है वो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव से बुक करना है। लिख लिया आपके पास? इन केस ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, in case of non-cash consideration, revenue will be recognized by fair value of consideration received. Recognized by fair value of consideration received. अच्छा, पीपी में उल्टा होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में उल्टा होता है। मैं आपको एक लॉजिक के लिए बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। पीपी के अंदर एफएआर 1 में मैंने आप लोगों को एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सिखाई थी। आप कह रहे थे, अच्छा उसमें लॉजिक अलग होती है, उसमें आप एक चीज खरीद रहे होते हैं, उसमें एक आप एक एसेट खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो आप कहते हैं खरीदने वाली चीज की जो वैल्यू होगी वो जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू है। उसमें होता है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, यहां पे क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव। और लॉजिकल बात है, कोई आपको बोले कि आपने ये यूनिट्स कितने के बेचे, तो आप बोलोगे 1040 के। क्यों? क्योंकि आपको कैश मिला है या शेयर्स मिले हैं, और शेयर्स की वैल्यू क्या है? तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरी इन्वेंट्री जितने की भी थी मैंने उसको बेचा है 1040 पे? तो आज मैं एक एंट्री बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट 1040 से और सेल्स क्रेडिट 1040 से। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब समझने की बात यह है कि इस पूरे केस के अंदर मैंने 1020 की चीज कितने में चिपका दी? तो क्या यह हमारा मसला था या उसकी अपनी मस्ती थी? उसने मुझे जो शेयर्स दिए, जिस दिन मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की है उस दिन उन शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे जितने पैसे मिले हैं वही तो मेरी सेल है। तो याद रखिएगा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव पे कहानी होगी। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, हमने कहा व्हाट इफ शेयर प्राइस इसी केस के अंदर 200 होती, तो प्लीज बात समझिएगा, हम यहां पे इन्वेस्टमेंट को करते हैं डेबिट, सही है जी, 200 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5000 से। 10 नहीं 5। शेयर्स कितने हैं? रेवेन्यू कितना आता? अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओगे मेरे गुड्स की वैल्यू कितनी थी, मैंने रेवेन्यू कितना बुक किया? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया भाई, सीधी सी बात है, आज वो चीज खरीदने आया, आपने उससे जितने पैसे लिए वही आपकी कंसिडरेशन है ना। वो कुछ कह रहा है कि मैं आगे आपको पैसे दूंगा, तो जो भी है यही है। तो समझाने का मकसद ये है कि जो 1020 और 1 मिलियन का फर्क है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि आप एग्री हो गई है लेने के लिए। यहां तक बात क्लियर है? और फिर आप एक एंट्री बनाएंगे बच्चों, यहां पे COGS डेबिट और इन्वेंट्री। हाँ भाई, कितने यूनिट्स थे? हाँ 10,000, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। और ये हम लिख लेते हैं यहां पे, ये क्या था भाई? 5200 से, और ये था 5000 इंटू 208। यहां तक कोई मसला? कॉपी कर लें यहां तक जल्दी से, ऊपर से करना है। जी उस्मान, यही तो बताया कि जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी सेल की और आपको कंसिडरेशन नॉन कैश कंसिडरेशन मिले, तो आपने सेल बुक करनी है जो कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो उस वैल्यू पे, जो कि इसमें शेयर्स हैं। स्क्रॉल करें, हाँ ट्रेड डिस्काउंट की कभी अकाउंटिंग करते हैं? नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट दस्ती सेल्स में ही बुक हो जाता है।
हसीब का सवाल है भाईजान, जवाब दीजिएगा। हसीब कह रहे हैं सर ट्रेड डिस्काउंट भी है और ब्रोकरेज भी होगा शेयर्स पे, तो व्हाई वुड वी रिसीव शेयर्स? भाईजान एक बात सुनो, क्या ये शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ या वो मुझे दे रहा है? तो ब्रोकरेज की मुझे टेंशन लेनी चाहिए? जो भी है वो बियर करके देगा आपको। सही है भाई हसीब, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं शेयर्स खरीद नहीं रहा, मुझे सेल के अगेंस्ट में मिल रहे हैं, इन्वेंट्री के अगेंस्ट में मिल रहे हैं। हसीब क्लियर है जानी? अच्छा बात सुने भाई हसीब की। हसीब कह रहे हैं कि जब मैं बेचूंगा तब तो ब्रोकरेज आएगी ना, तो भाई फिर IFRS 9 की अकाउंटिंग होगी ना, गेन या लॉस आएगा तो करना बुक। ये कह रहा है आज ही नहीं लो उससे, क्योंकि आगे बेचने पड़ेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, तो भाई आएगी ना। ऐसे तो तुम बोलो आप मैं कोई भी पीपी नहीं खरीदता, इम्पेयर हो सकता है, तो नहीं खरीदोगे? स्क्रॉल करें भाई। कल कोई क्विज आया था तुम लोगों के पास? आ जाएगा भाई, सैटरडे को ना बता रहा हूं अभी IFRS 15 भी आएगा। सैटरडे को क्यों छुट्टी है? क्या है ऐसा, कोई इवेंट है, किसी की बरसी है, उर्स है, क्या है? 2 दिन छुट्टी किसने कहा? भाई मेरा बस चले, मैं 6-6 घंटे के लिए बुलाऊं, पर बस नहीं चलता। क्लास होगी भाईजान, क्लास होगी, पर आपकी जब सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद हम बोलेंगे वापस दरवाजे का रुख किस तरफ, और आप क्विज या मॉक करें वो वाला। मैं अभी भी बता रहा हूं मैं क्या क्या पूछूंगा। कंसोल के अंदर लीजेस भी होगा, और लेसी जो भी हो वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, पर लीज की अकाउंटिंग कंसोलिडेटेड बुक्स में गलत हुई होगी। लीज की अकाउंटिंग कंसोलिडेटेड बुक्स में गलत हुई होगी। देखते हैं आपका दिमाग कहां तक जाता है। सही है, अगेन मैं आपको कह रहा हूं पास पेपर मैंने करा दिए हैं, बेवकूफ बन चुके हो। पास होना है तो नए सवालात कर लेना। लीज का अलग से क्वेश्चन नहीं दूंगा, पर पूरा लीज उसमें कवर हो जाएगा, मतलब एक एडजस्टमेंट होगी ना, तो खैर वो आपके ऊपर है। मैं कह रहा हूं मेहनत करें इस पे, मतलब यही चीजें आपके पेपर में आ सकती है ना, तो आप अपनी असेसमेंट आज क्यों नहीं कर लेते? इतना मुश्किल बेटा जिस दिन उसने पूछ लिया ना। अच्छा मैं आप अल्लाह की कसम खा लें, जो पिछला मॉक था आपके क्विज के पैरामीटर यानी सिलेबस के पैरामीटर में नहीं था, बिल्कुल था, मैंने उसमें सिर्फ अंग्रेजी को आगे पीछे किया था। तो आप तो चैंप है ना, आप तो गलत सही करेंगे, स्पेशली ये लेवल्स वाले। कौन सा इवेंट है भाई? हैं? इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक से? हाँ इवेंट ज्यादा अच्छा है। बात की बात ही नहीं है भाई, ये हर्ट करने वाली बात है, सीधी सी बात है। मॉक बाद में क्यों भाई, मतलब इवेंट ज्यादा बेहतर है। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, ये तो शायद किसी को पता भी होगा, पिछले बैचेस में जब कबीर पैदा हुआ था ना मेरा बेटा, सुबह वो 6 बजे पैदा हुआ है, मैं लिटरली 9:15 बजे ऑफिस में था। ये कोई प्राउड वाली बात नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू दैट इवेंट, दैट इज नॉट इवेंट इंपॉर्टेंट। बैठे क्या कह रहा है भाई? हाँ ना ऑफिस वाले भाई, मैं कह रहा हूँ ऑफिस जाने के लायक तो बनो, चर्सी रखेगा कौन तुम ऐसी हालत पे? मैं इसी को बोल रहा हूँ। ये पता है ये वो इंसान है कि हर चीज में तेरे पे इल्जाम लगाएगा कि तूने किया है। हमने सिर्फ अभी नॉन कैश कंसिडरेशन शुरू किया है, जिसमें हमने ये बताया कि अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो सामने वाला जो मुझे कंसिडरेशन देगा सेल उस पर रिकॉर्ड होगी। सही है भाई, यहीं तक था जानी, इसके नीचे दूसरा केस है। सही है, चलो ओके गुड। अच्छा भाई यहां तक क्लैरिटी है?
चलें जी, यार तूने खुद मस्ती की ना, मैंने क्या किया। इधर चलो, हाँ जी। नहीं नहीं यार, ये तो भाई मजाक है ना यार, तफरी है, इसमें क्या है भाई, तफरी इसने की, मैंने रिएक्शन किया है। चलो इधर प्लीज जानी, प्लीज फोकस के साथ आगे आगे। दूसरा केस, मैंने कहा भाई आपके सवालात नहीं आएंगे मुझे पता है, बट फिर भी हमने कहा कि भाई आपके दिमाग को वहां तक ले जाते हैं, क्योंकि तुम लोग तो वही सुन पड़ती है अभी आजकल, पता नहीं क्यों क्या हुआ तुम लोगों को। सवाल ये होना चाहिए था तुम्हारी तरफ से, सर व्हाट इफ कि हम शेयर्स आगे जाके इशू करें या वो हमें आगे जाके इशू करें, तो ये केस कराएंगे बिल्कुल, इसको सब पता होता है जो मैं करने वाला हूँ। इधर अच्छा खैर, सीख ले पहले, बाद में कोशिश कर लेना कवर करने की। इधर अच्छा भाई देखें वापस, हमने कहा 10,000 यूनिट है, सेल डेट है जनवरी 1 2022। अच्छा, प्राइस पर यूनिट है 102, कॉस्ट प्राइस 75 है, ऑल थिंग्स आर सेम। उस साइड आ जाओ, वो सामने वाला बंदा मुझे पैसे दे रहा है या नंबर ऑफ शेयर्स, यानी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सामने से मुझे पैसे नहीं शेयर्स मिल रहे हैं, दिस इज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, नॉन कैश कंसिडरेशन जो हम सीख रहे हैं। अच्छा मैंने कहा बट वो मुझे कह रहा है कि भाईजान आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1 साल बाद। कब मिलेंगे? अच्छा अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। अहमद जल्दी बताओ मुझे कि यहां पर अगर, बल्कि 1 साल बोलो, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद। इधर मुझे बताओ मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल की? 1 मिनट, हाँ कब सेटल की, जल्दी लिख के बताओ ऑनलाइन वालों। जनवरी 31 या पहली? पहली। अब्दुल्ला पहली। नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम तो सेलर हैं। 1 जनवरी। अच्छा हमने तो ये सीखा हुआ है कि भाई आप रेवेन्यू कब बुक करेंगे? पैसे वाले बाद में मिले। अच्छा अब ये पैसे मिलेंगे या शेयर्स मिलेंगे? इस बात को याद रखिएगा, आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की, रेवेन्यू आज बुक होगा, रेवेन्यू आज बुक होगा। अच्छा आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की कसम आपको शेयर्स नहीं मिले। यू कैन नॉट से कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, भाई शेयर्स है ही नहीं तो काहे की इन्वेस्टमेंट है। तो मैं यहां पे एक हरकत करूंगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट, पता है नहीं, सेल्स। अच्छा रिसीवेबल क्यों, बात समझिएगा भाई, मैं कह रहा हूं कि मुझे उससे पैसा लेना है, अब वो या तो कैश में सेटल करेगा या शेयर्स में सेटल करेगा। इन एनी केस सेल्स हैज टू बी रिकॉर्डेड नाउ, पक्की बात है। चलें जी आगे, अब मुझे बताएं वो कितने शेयर्स देने का उसने वादा किया है? 5,000, सही है। उसकी एक शेयर की प्राइस 208 लूं या 212 लूं? 208, क्योंकि लॉजिकल बात है, तुम नजूमी नहीं हो कि तुम्हें पता होगा 1 महीने बाद क्या होगी, तो 208। चलें हमने कहा कि भाई हमने 208 की प्राइस ले ली, तो हमने कहा भाई 5,000 इंटू 208। अच्छा ये वो सारे पॉसिबल केसेस है जो उसने आज तक पूछे नहीं है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि IFRS 9 के साथ मिलके आ जाए, तो ये वो है, सही है। आगे हमने कहा भाई रिसीवेबल हो गया बुक। अब हम कहते हैं कि भाई हम चले गए, लेट से कि भाई पहले तो आप COGS बुक कर लें। COGS वही कितने यूनिट्स हैं? एक कितने का? 75 का। हमने कहा भाई यहां पे भी लिख दें 10,000 इंटू 75। अच्छा हम आ गए भाईजान 31 जनवरी 2022 पे, 1 महीने बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, तुम लोग मुझे बताओगे जब मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, तो मुझे बताओ, आपको मैंने IFRS 9 में सिखाया हुआ है डे 1 पे इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि तुम्हें तो जेब से देना ही नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? उसी की है, तो वही सब बियर करके देगा। आप इंसानों की तरह फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को ले आए। याद करें आपने IFRS 9 में इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी सीखा हुआ है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, याद आ रहा है? और आपके उसके 2 मॉडल थे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती थी? फेयर वैल्यू पे। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे? फेयर वैल्यू पे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे 5,000 शेयर्स मिले, एक कितने का है?
212 का। हमने कहा भाई हम यहां पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया। अच्छा प्लीज सुनिएगा, ट्रेड कितने का? अच्छा फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन क्यों? क्योंकि आपने रिसीवेबल कम बुक किया हुआ था। अच्छा आपका सवाल ये उनसे सेल क्यों नहीं बुक की? भाई सेल तो हो चुकी है, सेल्स तो हो चुकी है उस दिन की वैल्यू पे, तो अब जो है बकाया वो आपका गेन है। दिस इज एज गुड एज कि आप इन्वेस्टमेंट रख के बैठे हुए थे, आपकी मार्केट में वैल्यू ऊपर चली गई, तो अब आपके पास कौन सा गेन आ गया? फेयर वैल्यू गेन। यहां तक बात क्लियर है? कोई आपसे पूछे अगर वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसी दिन सेटल करता, तुम लोग बताओगे अगर वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसी दिन सेटल करता तब भी तो सेल की वैल्यू वही होती ना, तो हमने भी वही रखी है। पर उसने सिर्फ मस्ती ये की है कि वो कह रहा है मैं तुम्हें शेयर्स कब दूंगा? 1 महीने बाद। तो हमने कहा सही है भाई, जब शेयर्स आए तब इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, रिसीवेबल को खत्म किया, बाकी मेरा फेयर वैल्यू गेन है, क्योंकि मुझे मजीद कुछ पे करना नहीं है। अब सवाल ये कि ओसीआई में जाएगा या पीएनएल में? हम ये कह लेते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। अगर ओसीआई होता तो ओसीआई में डाल देते हैं। डिपेंड्स अपॉन के इदारे की पॉलिसी क्या है। हाँ वापस बताते हैं भाई, मुझे बताओ सेल्स कब हुई है, आज या 1 महीने पहले? आप कहते हैं सेल उस वैल्यू से बुक होगी जो वैल्यू उस दिन थी, तो गुड्स की वैल्यू उस दिन क्या थी? तो हमने उससे बुक की। नहीं अब सवाल सुने भाईजान, सवाल सुने, डिस्काउंट हमें मिलता था या डिस्काउंट हम देते थे तो वो उसके अंदर होता था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। यहां पे कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। 1 महीने में क्या कोई इंटरेस्ट है या मार्केट की फेयर वैल्यू का चेंज है? मार्केट की फेयर वैल्यू का चेंज है। नहीं ये 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट, लेट मी करेक्ट। ये कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं की थी। मैंने किसने कहा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी? आपको उसने वादा कर लिया। मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट डेबिट इसलिए नहीं की थी मेरे पास शेयर्स नहीं थे। मैं अपनी किताबों में, अरे मेरी जान 1 मिनट सबक सुन तो लेना, पूरी बात सुनो 1 मिनट, इसने सुनना ही है। देखो भाई जब मैंने पहले दिन पे सेल की, क्या मेरे पास शेयर्स आ गए थे? पहले दिन पे शेयर्स नहीं, कमिटमेंट आई थी, कमिटमेंट आई थी। मैंने बोला भाई मुझे पैसे लेने, सॉर्ट ऑफ शेयर्स लेना है, मैंने ट्रेड रिसीवेबल बुक कर लिया। यहां तक क्लियर है? 1 महीना लैप्स हो गया, उसने मुझे बोला ये लो शेयर्स। मैंने कहा सही है भाई। मैंने कहा किसके अगेंस्ट में दे रहे हो? रिसीवेबल के अगेंस्ट में। पूरा बोलेंगे किसके अगेंस्ट में? अच्छा मैं उसको कह रहा हूं, कहानी सुन लो, मैं उसको कह रहा हूं कि भाई तू रिसीवेबल के अगेंस्ट में शेयर्स दे रहा है, मेरी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो उसने बोला भाई नहीं चाहिए क्या, शेयर्स कम कर लो? उसने बोला नहीं नहीं चाहिए, पूरे शेयर्स चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैंने शेयर्स को फेयर वैल्यू पे ले आया। चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए काम करता हूं, आ जाओ, इसको हटाओ, सही है, इसको हटाओ, हम नया काम करते हैं एक। सही जी, फोकस होके देखना भाई। यहां पर हमने यहां से एंट्री को कॉपी किया। पहले आप एक काम करें अपनी तसल्ली के लिए, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करें, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करें। कितने से भाई? 1040 से। 1 मिनट अभी पहले पूरा देख। सही है भाई? अब मैंने कहा मैं इन्वेस्टमेंट किस पे रखूंगा? क्या बुक करूं? ऐसा सही है? सही है। अच्छा भाई फेयर वैल्यू गेन कितने का? आपने वो कितने का बुक किया पता? 208 माइनस 212। तो आपने कहा कि भाई 212 माइनस 208 को मल्टीप्लाई कर दें 5000 से। तो आपने कहा कि भाई ये जो भी आंसर आया, ₹20,000। अब सही है? तो ब्रेक करके कर लो, वैसे कर लो, बात एक ही है। अब बन गया? अब अलग अलग करेंगे हर एंट्री हम। सही है? चलो जी भाई ये कॉपी कर लो भाई, देख लो भाईजान। ऑनलाइन वाला भी देखो, 1 मिनट भाई बताओ, ऑनलाइन वाला प्रैक्टिस नहीं कराऊं? अप टू यू, मैं संडे को क्लास नहीं लगाऊंगा। मैं तो बड़ी उस जमा हो गया, खुद कर लेंगे प्रैक्टिस। अच्छा आप ऑनलाइन ले लेना, आप ऑनलाइन ले लेना क्लास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा आप संडे के दिन FR2 पढ़ोगे ही नहीं? उसके बाद
जब आपने क्लास ली से बात समझे, देखिए मैं कोई स्ट्रेटेजी बताता हूँ। हम भी तो यार, आप लोग इतने चूचू पापा बच्चे हो, यकीन करो। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिर्फ ऑडिट के मैसेजेस दिखाता हूँ, FAR2 के मैसेजेस नहीं, मैं सिर्फ एक रीज़न बता रहा हूँ आपको। बच्चा फेल होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। देखो आप जीनियस होंगे, बाकी कुछ बच्चे और जीनियस होंगे, हर बच्चा नहीं होता। हर बच्चा बोलता है कि भाई मुझे, अब जब CA फाइनल में आओगे ना, आई लास्ट यू देन, आपको तब एहसास होगा इस प्रैक्टिस के सेशंस का, वहाँ पे लग पता जाएगा। अभी बच्चों के पेपर्स है ना, CA फाइनल में 1 रुपए की भी फिजिकल क्लास नहीं होती है, आपके अपने ऊपर ईज पे होता है। फिर आप जब पेपर के करीब आएंगे ना, तो आपकी कॉल आएगी कि सर आप बताएं तैयारी कैसे करूं। आती है ऐसे कॉल, कहीं और से पढ़ लेना, कहीं से भी। बात यह है कि अच्छा मतलब, तो फिर उसके लिए फिर आप फिर मुझसे कमिट करेंगे कि मैं पूरा बैच पढ़ाऊंगा लाइव, फिर कमिट करेंगे कि आगे बैठोगे, मैं पूरा बैच पढ़ाऊंगा लाइव। डन, चलो। मैंने अल्लाह की कसम 12 बजे तक भी पढ़ा है फाइनल, और ये कैफ। चलो अभी तो फिलहाल, अच्छा अब इधर, अब एक और केस प्लीज। हाँ बच्चों प्लीज इधर फोकस, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरी बात रखी। सही है, इधर। अब मुझे बताओ, अब तीसरा केस ये है कि आपने गुड्स डिलीवर किए बाद में, और शेयर्स भी बाद में। देखें, शेयर्स रिसीव्ड एंड गुड्स विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 1 मंथ। आप दोनों केसेस बता दें, पहले कौन सा करें? पहले शेयर्स ले आते हैं और गुड्स देंगे बाद में। अच्छा ये सही बोला इस बच्चे ने, क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। आज मुझे शेयर्स मिल गए, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। रीजन बताओ जल्दी से कि मैंने क्यों रेवेन्यू नहीं बुक किया? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं की है, ऐसा ही है। तो अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, इन्वेस्टमेंट तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? नहीं, आज वाली वैल्यू पे ना। अच्छा आज वैल्यू कितनी चल रही है? 5000 इंटू 208। तो आपने कहा भाई 5000 इंटू 208, ये आ गया भाई। आपने रेवेन्यू नहीं बुक किया, याद रखना, बिकॉज यू हैवंट सेटल योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा भाई, अब एक चीज तुमसे पूछनी है, फिर हम इसकी एंट्री बनाएंगे ताकि खुद जवाब दे पाओ। अगर तुम गुड्स दे रहे हो 1 महीने बाद, तो सेल भी टेक्निकली उसी दिन की फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, ऐसा है? फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें पैसे की जगह नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, अब मैंने क्या करना है, यहां पे जरा फोकस होकर देखना। सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा कितने से, जरा बात कर लेते हैं, इंटू 5000। यही है। अब आपका सवाल होना चाहिए, आपने फेयर वैल्यू गेन नहीं क्यों बुक किया? फेयर वैल्यू गेन क्यों नहीं बुक किया? क्योंकि अभी तक वेरी गुड, क्योंकि आपने सेल्स उस दिन पे बुक करनी है जिस दिन आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की है। हाँ, इससे पहले वाले केस में आपने फेयर वैल्यू गेन इसलिए बुक किया था क्योंकि आप सेल बुक कर चुके थे। वेरी गुड। अब जब आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं आज, तो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी होनी चाहिए आज, तो आपने फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे पहुंचाया है। यहां तक बात क्लियर है? तो हमने क्या किया भाई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल्स, ये आ गया जी। क्लैरिटी है? इसको कॉपी कर लें। इन्वेस्टमेंट, हाँ एक एंट्री बना सकते हो। सर फेयर वैल्यू क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्या बताया आपने? फेयर वैल्यू नहीं, मैंने बोला कि मैंने गेन इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि यहां पे आप ये कह रहे हैं कि आपने गुड्स डिलीवर किए 1 महीने बाद, तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव भी 1 महीने के बाद होगी। तो आपको कंसिडरेशन तो वो एडवांस में दे चुका है,
आपने सिर्फ क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का पार्ट बनाया और सेल बुक कर ली। और इसकी दूसरी लॉजिक भी है, आप इसको तब तक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में रखेंगे जब तक आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल, रीजन है ना, अगर आप गुड्स देने से मना कर लेते तो क्या आपको ये वापस करना होती? दैट इज वाई दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कब तक? जब तक आप ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना कर लें। क्लियर है हसीब? ओके, अब एक सवाल जल्दी से करके दिखाएं। इस हो गया भाई? चलें जी, हमने कहा 1 सितंबर पे कस्टमर ने हमसे प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया है जिसकी स्टैंड लोन मार्केट प्राइस कितनी है? 20 की, यानी ये फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है। ये फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है। ये मैंने खरीदी कितने की थी? 18। ये तो COGS हो गई। तो सर पहले काम ने इसके नंबर ले लेते हैं भाई। कितने से भाई? 18 मिलियन से। यहां तक कोई मसला? चलें, इसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे गुड्स की वैल्यू है 20 मिलियन, बट उसके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम है और उसने मुझे कैश देने के बजाय एक प्रॉपर्टी दी है जिसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? तो भाई मुझे बताओ, मैं सेल 20 से बुक करूं या 26 से? तो वैल्यू तो आपके गुड्स की 20 है। फेयर वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड। इन एनी केस आपने वो चीज़ महंगी बेची ना, तो आपकी जितनी कंसिडरेशन है वही आपकी सेल है। तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और सेल्स क्रेडिट 26 मिलियन से। ये तो हो गया हिसाब किताब। यहां पर आगे देखिएगा, वो कह रहा है भाई फ्यूल लिमिटेड ने क्लासिफाई किया हुआ प्रॉपर्टी को एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और अकाउंट फॉर करती है इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे। अच्छा भाई, हमने कहा फेयर वैल्यू साल के आखिर में कितनी है भाई? 30 मिलियन। तो हम यहां पे एक एंट्री बनाएंगे साल के आखिर वाली, कितने से भाई? 4 मिलियन से। तो ये आपका थोड़ा सा FAR1 भी टेस्ट हुआ इसमें कि बहुत आसान है वैसे ये। अच्छा, अक्टूबर में आपने एडवांस रेंट लिया है कितने का? 1 मिलियन का। अच्छा, आपने कहा कि भाई कैश या बैंक डेबिट और अनअर्न्ड रेंटल क्रेडिट कितने से भाई? 1 मिलियन से। एडवांस रेंट आपको मिला है। अच्छा, अब मुझे बताओ साल के आखिर में आते आते कितने महीने लैप्स हो चुके हैं? 3। तो हमने यहां पे अनअर्न्ड रेंटल डेबिट और रेंटल इनकम, इसको डिवाइड करने किससे? यही है ये हिसाब किताब। चलें जी, अगला प्रश्न। वेरी गुड भाई। थोड़ा जल्दी आए, इसके बाद एक नहीं भाई शाहजेब, एडवांस रेंट नहीं लिखना कैश की जगह। कैश तो मतलब आपको कैश रिसीव हुआ ना तो बैंक अकाउंट हिट होगा। एडवांस रेंट क्यों लिख रहे हो? एडवांस रेंट क्रेडिट पे लिख सकते हो, डेबिट पे नहीं लिख सकते। हाँ जी, थोड़ा स्पीड में यार, ये कॉन्सेप्ट करना है इसके बाद हमें। साढ़े 8 बजे तक क्लास है ना हमारी तो।
सही है भाई, ये आपकी डेडिकेशन है। चलो ऑडिट भी है ना, बस मसला है। चलें जी, हो गया ये। जनवरी 1 2020 पे सही एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई हम उसको गुड्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी गुड्स की वैल्यू कितनी है 700,000। गुड्स रिगार्डेड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब इसमें मल्टीपल चोरंगियां नहीं है। द काउंटर पार्टी हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द एंटिटी विथ 14,000 शेयर्स आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो शेयर्स कब देंगे 3 महीने के बाद। तो अब वो कह रहा है कि भाई इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जब गुड्स डिलीवर हुए हैं उस दिन शेयर की वैल्यू कितनी है। तो सेल 50 से बुक करूं या 52 से, तो बाकी फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर ली है। तो आपने कहा भाई यहां पे आप जो है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, हाँ भाई 14,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। अच्छा इसने इक्विवेलेंट सौदा किया था, तो मसला ये कि हमें फायदा हो गया क्योंकि हमें वो शेयर्स कब दे रहा है बाद में। अच्छा इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का परसेप्शन का चेंज है, इसलिए फेयर वैल्यू ऊपर गई है। सही है, बिल्कुल डिस्काउंटिंग होती, बिल्कुल होती। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कितने से भाई 7 लाख रुपए से। अच्छा भाई हमने कहा फिर एक और एंट्री बना लें सर। हाँ भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से 28,000। नहीं वो कसम खाई हमने भाई के साथ के। सही है भाई 28,000 कैसे आया ये 52 माइनस इंटू 14,000। चलें अब IFRS 15 में एक खतरनाक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था। सही है, अब जो हम शुरू करने वाले हैं उसका पहले बैकग्राउंड सुनते हैं और फिर समझेंगे। आपको मैंने कंबाइन की एंट्री, हाँ बिल्कुल कंबाइन कर सकते हो, यानी यहाँ पे हमारा मुआहदा हुआ है कि हम अलग अलग करेंगे तो इसलिए। सही है, वापस फोकस होकर सुनना, अभी थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है यहाँ समझने के लिए, क्योंकि मैं इसको जितना आसान कर सकता था मैंने किया है, पर पहले फोकस होकर सुने। आपको मैंने सिखाया था पहली क्लास में कि आप सबसे पहले 5 स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को देखते हैं और ट्रांजैक्शन प्राइस, और फिर उसको एलोकेट करते हैं। अच्छा अब एक एक करके बात सुने। जब आप ट्रांजैक्शन प्राइस की बात करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में लेट से 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट में लेट से 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और एक प्राइस है, तो दिस मीन्स कि दिस प्राइस हैज टू बी एलोकेटेड टू दीज ऑब्लिगेशंस। और क्यों एलोकेट होती है, ताकि ओवर टाइम नहीं, गलत रॉन्ग, जब जब जो सेटल हो तब तब बुक हो। ये कहना सही है ना कि जब जब जो सेटल हो तब तब उसका रेवेन्यू बुक हो। यहां तक बात समझ आती है। तो हमने थीम क्या पिक की, हमने थीम ये पिक की कि हम ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट इसलिए करते हैं ताकि जब जो चीज सेटल हो उसका रेवेन्यू बुक हो जाए। हमारी पंचायत ये होती है, क्योंकि रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। ये बात थी हमारी, जो इनिशिएशन वाली बात थी। आगे फिर मैंने एक और चीज सिखाई थी आपको, डिस्काउंट की एलोकेशन के लिए या प्राइस की एलोकेशन के लिए, क्योंकि आपने तो 4 प्रोडक्ट की सिंगल प्राइस रखी है ना, 4 प्रोडक्ट की सिंगल प्राइस रखी है, पर इस सिंगल प्राइस को 4 प्रोडक्ट पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया था या स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस पे। अब वापस से थोड़ा धीमा होकर बोलता हूं, वापस आपने इस क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन प्राइस को यूनिट्स पे एलोकेट किया था, प्रोडक्ट्स पे एलोकेट किया था, किस बेसिस पे, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस पे। आज मैं आपको कहूं कि डिफिकल्टी ये आने वाली है कि आप लोगों को स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस भी नहीं पता, आप लोगों को स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस भी नहीं पता। तो आपके दिमाग में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं सबसे पहले स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस को ढूंढूं।
वो कैसे, वो मैं सिखाता हूं। अगेन आपने कहा आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, 4, उन सब की प्राइस अलग अलग होता तो मसला ही नहीं है। हमने एक कॉम्बो प्राइस डील की है, एक प्राइस है इन चारों के लिए। अब मुसीबत ये है कि एक प्रोडक्ट सेल करूंगा एक की सेल, दूसरा सेल करूंगा दूसरे की सेल, तीसरा चौथा ऐसे सेल बुक होगी। पर इन एनी केस मुझे इस प्राइस को इन पे एलोकेट करना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि जब आप लोगों को स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस चाहिए इनके लिए, तो वो तो गिवन ही नहीं है, पहले तो गिवन थी। वो कह रहा है मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं, उस बेसिस पे आप स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या ढूंढना है, ताकि ये प्राइस एलोकेट हो पाए, अदरवाइज रेवेन्यू बुक नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा, एक बंदा घर पे बैठा हुआ है, तुम में से कोई सोचे जब स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस मिल गई तो एलोकेट करने की क्या नीड है, भाई वो तो पूरी प्राइस है, उन सब में क्या छुपा हुआ है, डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट एलोकेट करना मुसीबत ही है। तो वापस से धीमे से एक बात समझते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, 4, प्राइस कितनी है, इसको होना क्या, एलोकेट, किस बेसिस पे, जो कि गिवन नहीं है, वो तरीका सीखना है। बात क्लियर है। चलें जी, हमने कहा टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये आप लोगों के लिए केस बनाया है मैंने, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस या डिटरमाइनिंग स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, हमने कहा हमने कॉम्बो सेल की है, ए बी सी और डी की, ऐसा ही है, और कॉम्बो की टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 980। 980। अब जरा बात समझिएगा, दो तीन चीजें सिखानी है, फिर हम आराम से इसको सॉल्व करते हैं। वो कह ये रहा है कि भाई ए और बी की क्यूमुलेटिव उसने प्राइस बताई हुई 504, ए और बी की क्यूमुलेटिव प्राइस उसने बताई हुई कितनी, 504। अब इसमें मुझे ए की नहीं पता, बी की नहीं पता, यहां तक क्लियर है। अच्छा, क्योंकि वो कह रहा है भाई यूजुअली ए और बी 504 के बिकते हैं, यूजुअली ए और बी मिलके 504 के बिकते हैं। अच्छा, मैंने कहा जो प्रोडक्ट सी है उसकी जो प्राइस है वो स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस गिवन है, तो यानी इसके लिए भागने की कोई नीड नहीं है। जो प्रोडक्ट डी है उसकी कोई एक प्राइस ही नहीं है, उसकी कोई एक प्राइस है ही नहीं, वो इस रेंज में बिकता है, और वो रेंज क्या है, 150 से लेके 250 की रेंज है। यहां तक बात समझ आती है, पक्की बात है। अच्छा, वापस से आपके सामने एग्जांपल है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, 4, प्राइस। आप मुझे बताओ मैं इस 980 को कैसे एलोकेट करूं, मुझे 3 प्रोडक्ट की प्राइस नहीं पता, कौन सी प्राइस नहीं पता, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस नहीं पता, वही ढूंढनी है, उसका तरीका है। अच्छा, अगर स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस पता लग जाए तो क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे और फिर रेवेन्यू बुक कर लेंगे जब जब सेटल होगा। यहां तक क्लैरिटी है। तो ये ट्रिकी है, इसलिए मैं तो बिल्कुल कहानी के साथ सिखा रहा हूं, यहां तक कोई मसला। एक सवाल बच्चा तुम में से कोई पूछे, सर आप एक काम करें ना, 504 को एलोकेट कर देना ए और बी को प्रोपोर्शनेटली, नहीं हो सकता, तो ये डी को क्यों नहीं हो सकता, रेंज है, रेंज है। तो किस बेस पे होगा, वो कह रहा है आप दिमाग नहीं लगाएं, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका और सबसे अपमोस्ट आसान तरीका, पहला, सबसे पहले कहता है कि आप देखें मार्केट में ऑब्जर्वेबल प्राइसेस क्या है, एक्टिव मार्केट, मार्केट में ऑब्जर्वेबल प्राइसेस क्या है, एक्टिव मार्केट। हमने कहा भाई हम यहां पे लिख लेते हैं ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा। हमने कहा यार मार्केट में गए, मुझे ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा से सी का मिल रहा है, जो कि कितनी है, 235, यानी इसके लिए मुझे मजीद भागने की नीड ही नहीं है, ये हो गया टिक। फिर मैंने कहा अच्छा स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस इसकी तो वैसे ही पता है, ये कैसे निकली, ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा, साथ बोलोगे ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा, पहला तरीका। मैंने कहा अच्छा भाई जिसका नहीं है डेटा ऑब्जर्वेबल उसका क्या करें, उसकी तो एक्टिव मार्केट है ना, वो तो दिख गई। उसने बोला दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। उसने कहा दूसरा तरीका है मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच। दूसरा तरीका क्या है, मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच। मैंने कहा भाई जरा ये बताओ ये मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच क्या होती है, पहले कहानी सुनते हैं फिर अप्लाई करेंगे। हमने कहा मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच ये होती है, आप ये देखें कि यही गुड्स आपके कॉम्पिटिटर कितने में बेचते हैं, यही गुड्स आपके कॉम्पिटिटर कितने में बेचते हैं, पहली चीज
और उस कॉम्पिटिटर को मार्केट में कितनी रेटिंग मिली हुई है इस गुड्स के लिए, 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 8। आपका सवाल ये होता है सर जब आपको मार्केट में कॉम्पिटिटर की प्राइस पता है तो वो उठा ले, नहीं, वो उसकी प्राइस है, वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, आपकी क्वालिटी हो सकता है इससे ज्यादा हो या इससे कम हो। तो आपने ये काम करना है सिंपल, आप उस कॉम्पिटिटर की प्राइस उठाएं और उसको रेटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर दें। यानी मैं कह रहा हूं कि मार्केट उस कंपनी के प्रोडक्ट को 8 मार्क्स देती है आउट ऑफ 10 और आपके प्रोडक्ट को 7 देती है आउट ऑफ 10, तो वो प्राइस कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 8 को। उसको 8 से किस पे ले आएंगे। अच्छा ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट की प्राइस उसके हिसाब से, आपकी आपके हिसाब से होगी। पहले बताओ बात समझ आ रही है, पक्की बात है। चलें, हमने ये कहा कि भाई मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच को मैं यूज करने लगा हूं, सही है। हमने ये कहा फॉर प्रोडक्ट बी कॉम्पिटिटर सेल सेम प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹400। अच्छा भाई, इन रीसेंट सर्वे योर प्रोडक्ट हैज बीन गिवन अ रेटिंग ऑफ 7 आउट ऑफ 10, यानी हमें कितनी मिली है, 7 आउट ऑफ 10। अच्छा, एंड दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर 8 आउट ऑफ 10। अच्छा, फिर हमने क्या किया यहां पे, जरा एक बात समझिएगा, हमने कहा 400 को डिवाइड किया 8 से, मल्टीप्लाई किससे, 7 से, तो हमने कहा दिस डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7। ये कौन सी प्राइस है, मार्केट एडजस्टेड प्राइस। मार्केट, देखो आप ये सब कर क्यों रहे हो, मैं फिर बता रहा हूं, पॉइंट पे रहने के लिए, क्योंकि आप जब ऊपर जा रहे हैं तो आप तो यूजुअली ए और बी को अलग बेचते ही नहीं है, इस बात को समझें। आप ए और बी को अलग बेचते ही नहीं है, आप तो साथ में बेचते हैं। तो आपको कभी जिंदगी में ए की अलग से, बी की अलग से प्राइस पता नहीं है। तो फिर इस केस में उसने आपको कौन सी सलाह दी है, मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच। पर वो मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच बी की है, ए की नहीं है। अब यही सिखाना है, रिमेनिंग अमाउंट ए की नहीं। रिमेनिंग अमाउंट ए का मतलब यह है कि आप पूरा डिस्काउंट उसको दे रहे हो ए को, उसके लिए भी तरीका है। वापस से देखो, कहने का मकसद तो ये, यही तो सिखाना है आज की क्लास में, क्योंकि इतनी बारीकियां हैं इसके अंदर। वापस से तुम मुझे बताओ 504 ए की है, बी की है, दोनों की है, क्योंकि ये इदारा कभी भी दोनों अलग बेचता ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल तुम अलग नहीं बेचते, तुम सौदा तो एक ही साथ करते हो, नहीं, इसकी प्राइसिंग ऐसे हुई हुई है इदारे के अंदर 504 ए की, यानी 504 की प्राइस दोनों की कंबाइन हुई हुई है, अलग से कभी जिंदगी में नहीं हुई। अगर अलग से हुई भी होती तो फिर मसला ही क्या था, अलग से हुई भी होती तो इशू ही नहीं था, मैं इस चक्कर पे आता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो इदारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बेचा करता है और उसको कभी अपनी स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस पता नहीं है, तो उसको फिर तरीका अडॉप्ट करना होगा, दो तरीके। एक, मार्केट ऑब्जर्वेबल डेटा, जो कि इसका है ही नहीं, क्योंकि कभी इसने जिंदगी में ए और बी अलग से बेचा ही नहीं है, पर वो सी बेचता है, क्या वो मार्केट ऑब्जर्वेबल है, सी है ना। हमने बोला उसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमने कहा अब ए और बी की बात हो रही है, ए और बी में से जो बी प्रोडक्ट है, क्या उसी जैसा प्रोडक्ट कोई कॉम्पिटिटर बेच रहा है, वेरी गुड बेच रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब उसी जैसा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, तो हमने कहा सही है भाई, हमने वो प्राइस उठा ली, क्या उस प्राइस को यूज करूं या एडजस्ट करूं, कैसे, क्रेडिट रेटिंग। अच्छा, उसकी क्रेडिट रेटिंग में मेरी क्रेडिट रेटिंग में फर्क है, अगर सेम होती तो फिर कोई भी नहीं करता है। हम कहते भाई अगर मैं भी बेचता तो मुझे ही इतने पैसे मिलते हैं। तो स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस आपने मार्केट को एडजस्ट करके निकाली, ये बात क्लियर है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ जल्दी से, यहां तक क्लैरिटी है, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक एक करके जवाब दो जल्दी से, क्लियर है, ओके। अब एक सवाल आया इनका कि सर बैलेंसिंग फिगर ए को देते, नहीं दे सकते, क्योंकि आप बोलेंगे मैंने डिस्काउंट उसको दे दिया, नहीं भाई, आपने देखनी है स्टैंड लोन मार्केट प्राइस, यहां पे क्लियर है। आगे हमने ये कहा कि भाई ये दो चीजों के बाद आपके पास तीसरी आती है कॉस्ट प्लस अप्रोच, मार्कअप अप्रोच। कौन सी अप्रोच, अच्छा जरा प्लीज यहां पे आप फोकस करेंगे मेरे साथ। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई यूजुअली ये जो एंटिटी है ना 20% मार्कअप पे गुड्स बेचती है, कितने पे, 20% मार्कअप पे गुड्स बेचती है, ऐसा ही है। तो अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं यहां पे एक समझना चाहूं, मैंने कहा कि भाई आपकी जो सेलिंग प्राइस है,
आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपने कितनी रखी हुई है? अच्छा, ये जैसे आ रहा है 200 और 220, 200 और 220, आपने सेलिंग प्राइस के साथ यहां पे 200 और 220 रख दिया, ये क्या आ गई आपकी? कॉस्ट आ गई। किसकी? ए की, बी की, दोनों की? दोनों की, दोनों की आई है। अच्छा, क्या मैं अभी सेल कर रहा हूं या मैं एलोकेशन निकाल रहा हूं? अच्छा, एलोकेशन से भी पहले का स्टेप कर रहा हूं, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस को ढूंढ रहा हूं, एलोकेशन तो इसके बाद है। अच्छा, एक सवाल आया है सर, अगर ए बी साथ बेचेंगे मींस ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस साथ सेटल होगी? नहीं नहीं नहीं, गलत। कहने का अल्फाज चेंज कर देता हूं थोड़े से। ए और बी का सौदा साथ होता है, डिलीवरी तो आगे पीछे हो सकती है ना। तो अगर ए के 1000 यूनिट बिके तो क्या मैं बी की भी सेल बुक करूंगा या सिर्फ ए की? सिर्फ ए की। हुमायूं क्लियर है जानी? जल्दी बताओ। हाँ जी, अब मुझे बताओ फोकस के साथ प्लीज। यहां पर हमने कहा अगर ये दोनों को देखूं तो 504 इसकी सेलिंग प्राइस है, दोनों की मिला के। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं इन दोनों को बच्चों माइनस करूं, 84 आ रहा है। हमने कहा भाई ये आ गया 84। अच्छा, अब मैंने कहा ये मेरा है प्रॉफिट। जल्दी बताओ ये प्रॉफिट ए का है, बी का है, दोनों का है? दोनों का है, जिसमें से बी की प्राइस ऑलरेडी पता है, और बी की प्राइस आपकी मोस्ट रिलायबली आपको पता है, मोस्ट रिलायबली आपको पता है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, आपके दिमाग में ये भी तो चीज आनी चाहिए, जब सर आपको पता है इतना मार्जिन आप कमा रहे हैं, तो आप इसी पे क्यों नहीं सेल बुक कर रहे? मैं आपके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस का जवाब खुद दे रहा हूं। आपका सवाल होना चाहिए कि सर आपको पता है कि मार्कअप या मार्जिन आपको पता है, तो आप इसी पे सेल क्यों नहीं बुक कर रहे? मैं कह रहा हूं ये मार्कअप या मार्जिन तब है जब सिर्फ ये दोनों बेचे हैं। हमने क्या ये दोनों बेचे हैं या कॉम्बो बेचा है? तो मुसीबत ये है, अगर सिर्फ ये दोनों ही बेचते तो कहानी खत्म हो गई। क्या? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि भाई कॉस्ट पे लगा के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, पर क्या वो मार्केट प्राइस होगी या इंटरनल प्राइस होगी? वो तो हमारी प्राइस है ना, मुझे कौन सी चाहिए? स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। यहां तक बात क्लियर? देखो मुझे तो पता है ना ये पॉसिबल क्वेश्चंस है, मैं तभी एड्रेस भी कर रहा हूं वापस से। मुझे बताओ, आपका सवाल ही होना चाहिए बच्चों कि भाई जब आपको मार्कअप या मार्जिन पता है तो सेल उतने से बुक करो ना। मैं आपको कह रहा हूं ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, दोनों ए और बी का मार्कअप या मार्जिन है, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट का तो 980 के हिसाब से निकलेगा। तभी मैं इतनी पंचायत कर रहा हूं कि एक एक प्रोडक्ट की क्या निकालूं, स्टैंड अलोन। और एक चीज आखिर में क्लियर करूंगा, अभी भी क्लियर कर रहा हूं, आपका रेवेन्यू कभी भी 980 से ऊपर बुक हो ही नहीं सकता, वो तो फिक्स हो चुका है। आप सिर्फ कर इसलिए रहे कि जिस चीज की जो प्राइस बनती है उसको उतना एलोकेट हो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, अब मुझे बताएं कि अगर मैं 84 को डिवाइड करूं 420 से, कितना परसेंट आ रहा है? 20%, जो मैंने ऊपर लिख के भी दिया था आपको। ऐसा है? आज मैं आपसे पूछता हूं, ये इदारा अपने ए और बी पे मिला के कितने कमाता है? 20%। ए और बी पे मिला के कितने कमाता है? पर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये, क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट में 20% कमा रहा है या प्राइस कॉम्बिनेशन है? तो आप ये नहीं कह सकते कि 980 में इस पे 20% कमाया, तुम्हें पता ही नहीं है इस पे कितना चार्ज किया है। तुम ये देख लो, तुम इसका टोटल कर लो, कहां से बनता है 980? नहीं बनता। तो कहने का मतलब है 20% का मार्कअप तो मैं तब मानता जब सेलिंग प्राइस 504 होती। आपको ये पता ही नहीं है 980 में इसकी प्राइस कितनी रखी गई है, तो पंचायत तभी तो है कि आप सबसे पहले कौन सी प्राइसेस निकालें, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस से साथ साथ। अगर एक सवाल आ जाए या प्रैक्टिकल एग्जांपल या सिचुएशन आ जाए तो आप कहेंगे भाई मैंने सौदा कितने गुड्स का किया है? 4 अलग अलग प्राइसेस, पता है कॉम्बिनेशन है, कितने का है? 980। मुझे इस 980 को मुसीबत को एलोकेट करना है, कितने गुड्स पे? 4, पर चारों की प्राइस चाहिए। सबसे पहले बोला कि भाई पहला स्टेप, मोस्ट रिलायबल से लीस्ट रिलायबल तक आते हैं, मोस्ट रिलायबल से लीस्ट रिलायबल तक आते हैं। मोस्ट रिलायबल क्या है? मार्केट वैल्यू। इन सब में से किसकी है? सी प्रोडक्ट की। वेरी गुड। ए और बी साथ है, क्या बी के जैसा ही प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर बेचता है? वेरी गुड यार। जब कॉम्पिटिटर बेचता है तो उसकी प्राइस को उठा लूं या मार्केट एडजस्ट करूं?
मैंने मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर लगाया, अपनी प्राइस के इक्वल ले आए। यहां तक भी बात क्लियर है। अच्छा, मुझे मेरी प्राइस क्यों नहीं पता, मुझे लॉजिक दी थी, बताओ मुझे मेरी अलग से प्राइस क्यों नहीं पता? क्योंकि हम कभी भी हम अलग से बेचते ही नहीं है, तो अलग से मेरी प्राइस मार्केट में है ही नहीं, साथ ही बेचा है हमेशा। बात क्लियर है? आगे सुनो। फिर हमने कहा 2 स्टेप हो गए, फिर इन्होंने कहा कि भाई सर बैलेंसिंग फिगर उसको तो नहीं, वरना डिस्काउंट एलोकेट हो जाएगा। हमें वो कह रहा है तीसरी अप्रोच है कॉस्ट प्लस अप्रोच। तीसरी अप्रोच क्या है? अब आपने क्या कहा? आपने कहा जल्दी से मुझे बताओ, आपके पास कॉस्ट ऑफ ए कितनी है? 200। मैंने कहा 200 है, ऐसा ही है। अच्छा, इसके ऊपर लगा दूं मैं, ये कितनी आ गई? 240। कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है लीस्ट पॉसिबल तरीके से पहुंचो, तो आपको ये पता लगेगा कि अगर अलग से भी बेचते तो 20% का मार्कअप जब पूरे पे चार्ज कर रहे हो तो इस पे भी यही होता। तो ये आ गई इसकी क्या? स्टैंड लोन मार्केट प्राइस पर। ये किसकी आई है? ए की। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अभी तक जो मसले हल हुए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला, मार्केट ऑब्जर्वेबल। दूसरा, मार्केट एडजस्टमेंट। तीसरा, कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस पे कब जाना है? जब ये दोनों नहीं है, जब ये दोनों नहीं है। अच्छा, अब आगे आपका सवाल दूसरा ये होना चाहिए मुझसे कि सर आप एक काम ये करते ना, इन दोनों पे 1.2 लगा देते, फिर दोनों का आ जाता। आपको तो ए और बी का अलग चाहिए ना भाई, दिमाग तो चल रहा होगा ना ऐसे कि भाई दोनों पे लगा देते 1.2 दोनों का आ जाता, पर वो स्टैंड लोन मार्केट प्राइस की रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले कह रहा है स्टैंड लोन मार्केट प्राइस का मतलब क्या? जो मार्केट में चल रही है, जो मार्केट में चल रही है। आप इंटरनल तो कुछ भी असाइन कर लो, तो अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट एक्टिवली बिकता है तो वो ये रहा सी, हमने उठा लिया एज इट इज। आपने कहा ए और बी मार्केट में एक्टिवली बिकते हैं या साथ बिकते हैं, तो 504 है। अब मैंने कहा इसको इवनली भी नहीं कर सकता, तो आपने कहा मार्केट एडजस्टमेंट अप्रोच को अपना लो। तीसरा केस क्या कहा? कॉस्ट प्लस। अच्छा, तो मैं सी पे, ये जो सॉरी बी प्रोडक्ट है, इस पे कॉस्ट प्लस क्यों नहीं लगा रहा? उसकी वैसे ही प्राइस पता लग चुकी है, वो भी मोस्ट रिलायबल, वो भी मोस्ट। अच्छा, एक और बात है, बात समझिएगा। आप अपना गुड्स कितना मार्कअप लगा के बेचते हैं वो अलग बात है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है वो अलग बात है। तो यहां पे हमारी इंटरनल प्राइसिंग देख रहा हूं या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। तो मैं प्रोडक्ट ए के लिए मजबूरन इंटरनल पे क्यों गया? क्योंकि उसके लिए कोई अब चारा नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, इसके लिए तो मैं कॉस्ट प्लस कर ही नहीं सकता। क्यों? इसकी एक सेलिंग प्राइस ही नहीं पता, नहीं ले सकते एवरेज भी, असल चीज पता ही नहीं है ना। देखो, उसके लिए कॉस्ट प्लस पे तो चला गया क्योंकि मुझे पता था कि ओवरऑल मेरा मार्कअप या मार्जिन कितना है। इसके लिए तुम कैसे पता लगा सकते हो कि तुम्हारा कॉस्ट प्लस क्या है? क्योंकि तुम्हें सेलिंग प्राइस सही नहीं पता। तो आखिरी स्टेप आता है रेजिडुअल अप्रोच। क्या आता है? अच्छा, मैं एक बात नहीं सुनना, रेजिडुअल अप्रोच का मतलब यह है कि सारे डिस्काउंट को एलोकेट कर दो, जो बच जाए इसके। करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा इधर फोकस के साथ। हमने कहा कि भाई आखिरी है रेजिडुअल अप्रोच। प्लीज यार तुम लोगों ने फोकस करना है यहां पे। मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट हैं आपके? ऐसा ही है? अच्छा भाई, प्लीज तुम लोगों ने बताना है। मैंने कहा स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस कितनी है? ए की कितनी है? 240। यार बहुत केयरफुली देखना ही है। बी की कितनी है भाई? 350। सी की कितनी है भाई? 235। इसकी तो अभी भी नहीं पता, ये कर लिया हमने। यहां पे क्लैरिटी है? अच्छा, अब यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 980 है ना? चेक कर लेते हैं, ये रहा। अच्छा भाई, अब इधर स्टैंडर्ड की सीक्वेंस देखो। स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि तुम्हें स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस मिल गए, हाँ या नहीं? अब मुझे अभी भी मुसीबत ये नहीं पता कि टोटल का सम करूं। लेट्स से इन तीनों का सम करो, कितना आता है? 825? नहीं, 825 आ रहा है। 825 आ रहा है, चेक कर लो एक बार ऑनलाइन वाले, जल्दी बताओ 825 आ रहा है? अच्छा, एक एक करके रिक्वेस्ट है, देखो 825 आ रहा है।
आपने अगर ये बेवकूफ़ी की ना कि 825 में से माइनस किया 980 तो एक डिस्काउंट आएगा, तो एक डिस्काउंट आएगा, तो वो डिस्काउंट आपने चारों पे एलोकेट करना है ना, वो तो इन तीनों पे हो जाएगा, वो तो तीनों पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुम्हें अभी भी डी की प्राइस नहीं पता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 980 की प्राइस में डी की प्राइस कितनी है। तो वो पहले कह रहा है आप एक काम करें, जो पहले स्पेसिफिक डिस्काउंट है ना उसको बांटें। कौन सा डिस्काउंट? अच्छा, अब मैं आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट का मतलब समझाता हूं। ये दें, यहां पे मैंने पहले लिख दिया स्पेसिफिक डिस्काउंट। आप ऊपर जाएं सवाल में और देखें, आपको ये तो पता है ना कि ये यूजुअली 504 का बिकता है, ये यूजुअली, और ये बहुत ट्रिकी बात है, आप इन दोनों को सम करें, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस कितनी है? 590। तो आपने इस पे तो पहले स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, हम यहां पे लिख रहे हैं ए प्लस बी 504 पे यूजुअली सेल होते हैं, ऐसा है भाई, ये आ गया। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस कितनी है इनकी? तो यार वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो कह रहा है यार तुम फिर नजायज नहीं करो ना, जो जिसका डिस्काउंट है पहले उसको दो, जो बचेगा वो जनरल डिस्काउंट है, जो बचेगा वो जनरल डिस्काउंट। अच्छा, मैंने क्या किया, बात याद रखिएगा इधर, मैंने कहा कि मैं इस 86 को डिवाइड करूंगा इन दोनों के सम से, ऐसा है। अच्छा भाई, ये कितना आ जाएगा? 590। भाई स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस है ना, यही था ना भाई। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये डिस्काउंट है, इसको मैंने डिवाइड किया इन दोनों के सम से। ये दोनों क्या थी, जल्दी बताओ, कौन सी प्राइसेस थी? स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। अच्छा, मैंने कहा इसको 240 के रेशियो में डिस्काउंट को बांटो, कितना आ गया? 35। अच्छा, अब एक और बात बताओ, जो ये 35 का अमाउंट आया है ये वाला, क्या ये स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के बेस पे आया है? और आना भी उसी के बेस पे चाहिए, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने इसको भी एलोकेट कर दिया। हाँ जी, देखो 51 आता है, तो हमने कहा कि सर हम यहां पे अगर माइनस का साइन लगा दें और यहां पे भी, तो जल्दी से मैंने यहां पे टोटल किया इसका, तो डिस्काउंट कितना एलोकेट हो गया अब तक? 86 का। अच्छा, रिवाइज प्राइसेस कितनी आ गई? इसमें ये प्लस किया, ये प्लस किया। अच्छा, ये तो अभी भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई जब आप यहां पे स्पेसिफिक डिस्काउंट एलोकेट करके आ गए, ये 235 की जो अमाउंट है आपकी, बहुत फोकस होकर दोस्त सुनना, ये जो आपकी 235 की अमाउंट है, ये तो वैसे ही स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आपके पास ये जो 150 से लेके 250 तक की रेंज है ना, आपने यहां पे ये रखा 980 और आपने ये ले ली बैलेंसिंग फिगर। आपने कहा भाई आपने इसको इज इक्वल टू लगाया और इसमें से ये तीनों माइनस कर दिए, ये कितनी आ रही है प्राइस? 241। ये कहलाती है एक अप्रोच जिसका नाम है, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं तुम्हें बताता हूं, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे एक बात पता थी कि मेरे ए और बी कितने पे बिकते हैं? 504 पे, और इन दोनों की प्राइस मिला के देखूं तो कितनी आ रही है, जल्दी बताओ? 590। तो मुझे स्पेसिफिक डिस्काउंट पता लग गया, हाँ या नहीं? तो मैंने स्पेसिफिक डिस्काउंट को एलोकेट कर दिया। और एक चीज तुम सिखाओगे मुझे और बताओगे, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि ये 504 का बिकता है, अगर मैं ये भी गायब कर दूं ये 504, तो फिर तुम ये जो डिस्काउंट है कितने यूनिट्स पे एलोकेट करते हैं? 3, और बाकी जो बचता वो किसका होता है? डी का। क्योंकि आप खुद देखो, जब आपने इतना डिटेल में गए, आपने बोला भाई सबकी अलग अलग प्राइसेस निकाली, स्पेसिफिक डिस्काउंट एलोकेट कर दिया, अब सबको डिस्काउंट एलोकेट करने के बाद जो प्राइस बची है वो किसकी होगी? डी की। तो वो कह रहा है आपने जो रेजिडुअल पे जाना है ना, वो शुरू में जाना है सबसे आखिर में, सारे डिस्काउंट्स को एलोकेट करने के बाद। अब एक आखिरी चीज मुझे बताओ, अगर वो सवाल में लिख के दे कि यूजुअली ये 504 पे नहीं बिकता, हमें नहीं पता प्राइस कि अलग से कितने का बिकता है, तो क्या आप ये दोनों पे एलोकेट करते या तीनों पे? ये डिस्काउंट कितनों पे एलोकेट होता? तीनों पे। तो आप पता है क्या करते हैं, बात समझिएगा, आप बोलते हैं कि भाई पहले जो मेरा डिस्काउंट है वो तीनों पे एलोकेट होगा, और फिर रिजल्ट आता है किसका? डी का। यहां तक बात क्लियर है भाई? अच्छा, अब एक समरी,
हमने कहा, जब हमने ये सवाल शुरू किया, मेरे प्रोडक्ट कितने थे जल्दी बताओ, 4। हमने कहा भाई ए और बी तो साथ बिकते हैं, और वो यूजुअली कितने का बिकता है, 504 का। अच्छा, जब तुम तो खुद कह रहे हो कि यूजुअली 504 का बिकता है और उसकी मार्केट प्राइसेस मैंने कितनी निकाली हुई है, 590, तो आपको तो पहले ही हैंड पे आइडेंटिफाई हो गया कि स्पेशल डिस्काउंट तो इस पे दिया है। तो क्या पहले स्पेशल डिस्काउंट को एलोकेट करूं या जनरल पे चला जाऊं, स्पेशल डिस्काउंट को? तो स्पेशल डिस्काउंट मैंने ए और बी को दे दिया। अच्छा, मैंने कहा जब ये भी अपनी औकात पे आ चुका है, ये भी अपनी औकात पे आ चुका है, ये तो बिकता ही 235 पे, तो जो इसकी रेंज मुझे पता थी, जिसकी प्राइस नहीं पता थी, तो वो कौन सी अप्रोच हो गई, रेजिडुअल अप्रोच। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? और अगर मैं ये कहता कि मुझे ये नहीं पता होता, बाव खुदा मैं फिर रिपीट कर रहा होता, मुझे ये नहीं पता होता कि भाई ए और बी यूजुअली इतने के बिकते हैं, तो क्या मैं ए और बी पे स्पेसिफिक एलोकेट करता? मैं सारी प्राइसेस यूं रखता और सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू ये ले लेता, क्योंकि मैं कहता सारी प्राइसेस मालूम करने के बाद अब जो बचा कुछ है वो ये है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? और एक और चीज इसमें ऐड करता हूं ताकि और क्लियरिटी है। अगर ये रेंज नहीं गिवन होती, इसकी भी प्राइस गिवन होती, प्लीज ये तुम लोग बताओगे, वे रवेश इधर सुन, अगर ये प्राइस तुम्हें रेंज नहीं गिवन होती, एग्जांपल दे रहा हूं, और तुम्हें प्राइस गिवन होती, तो तुम कभी भी रेजुअल अप्रोच पे नहीं जाते। तुम पहले पता है क्या करते, सुनना मेरी बात, तुम पहले करते ये 980 में से क्या माइनस कर लेते, 86, 980 में से क्या माइनस करते? देखो भाई, अगर मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे नीचे बना रहा हूं तुम लोगों के लिए ताकि ये आ जाए, ये और आप अज्यूम कर लें कि इसकी प्राइस जो होती है आपकी वो लेट से 250 होती, सही है? इन सबका सम कितना है, 1075। ये और क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं तुम लोगों की, 1075 ये क्या हो गई, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 980। अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक एक करके बताना सारे बच्चे, ये 980 इसको हटा दो। अच्छा, क्या आप तुम्हारे पास कोई रेंज है या कोई भी रेंज नहीं है? दैट मीन्स कि रेजुअल पे कोई भी नहीं जाएगा, रेजुअल पे कोई भी नहीं जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये 980 का डिस्काउंट की अमाउंट निकाल लेते हैं, 95। तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये 95 का डिस्काउंट में चारों पे बांटता? नहीं, गलत कह रहे हो, पहले स्पेसिफिक बांटता। इस 95 में से पहले किसको देता, ए और बी को, जो कि कितना होता, उसके बाद कितना बचता, 9 रुपए का। वो 9 रुपए का फिर सब पे बढ़ जाता। वो होता कौन सा डिस्काउंट, जनरल डिस्काउंट। वो कौन सा डिस्काउंट होता? देखो लॉजिकल बात है ना, आप उसूल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मैंने अगर किसी बार्गेनिंग पे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया तो वो तो उसको एलोकेट करो। उसके बाद भी अगर आपने प्राइस कम चार्ज की है तो मतलब वो किसी एक के लिए, फिर सबके लिए, सबके लिए। यानी अगर मैं यहां पे ये वाला सिनेरियो बनाऊं तुम लोगों के लिए, यही वाला, तो इस पे एलोकेट कर लेते हैं, आ जाओ। पहले मैं कितना एलोकेट करूं स्पेसिफिक, वो कितनी अमाउंट है, 86 है ना। मैंने क्या किया, 86 को डिवाइड किया किससे, दिस प्लस दिस से। मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया भाई, हम इसको खाली फ्रीज कर दें ताकि ये अमाउंट ओके हो जाए। अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसी से। यही आ गया आंसर वापस, और यही आंसर ऊपर भी है, कोई भी चेंज नहीं किया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने कहा इसको सम कर लो भाई, ये कितना आ गया, 86। अच्छा, अब मुझे बताओ रिवाइज प्राइसेस कितनी आ गई, ये क्या तुम्हारी ट्रांजैक्शन प्राइस ये है, या ये भी 9 रुपए ज्यादा है? अच्छा, अब मुझे बताओ तुम्हें 980 पे आना है तो कितना डिस्काउंट बचा, 9 का। अच्छा, अब तुम ये जो एलोकेशन करोगे 9 की, ए पे करोगे, बी पे करोगे, सी पे करोगे, डी पे, सब पे। अब ये डिस्काउंट सबका है। इसको सोचने का तरीका ये होता है टू मेक इट इजी, क्योंकि मुझे पता है कॉम्प्लेक्स था तभी मैंने इतना इसको डिटेलिंग किया है। वापस अगर मैं ये कहता ना तुम्हें कि इसमें जनरल डिस्काउंट है तो वो 9 रुपए का है। तुम्हारे पास दुकानदार में कोई बंदा आया, तुम कह रहे हो कि भाई ये 4 प्रोडक्ट इतने के दूंगा, उसने बोला यार एक काम कर यार भाई इस पे तो डिस्काउंट है, तो तुमने 2 पे स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया, तो तुम क्या कहोगे, वो पूरा डिस्काउंट सब पे या सिर्फ 2 पे? उसने बोला इतना कर रहा है, बाकी भी पूरे पैसे कम कर ले, तो जो बाकी पैसे कम किए क्या उसका कुछ बोला है सब पे? तो वो डिस्काउंट में सब पे एलोकेट कर रहा हूं। अब एक में देख भी लो यहां पे तुम बताओ इसको मैं डिवाइड करूं किससे इससे, क्योंकि ये प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कौन सा डिस्काउंट है,
स्पेसिफिक डिस्काउंट, मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कितने से भाई, ये इससे इन सब का सम करूं तो कितना आता है, 9। अब तुम्हारे पास जो प्राइस आएगी वो कितनी है, 980। अच्छा अब तुम जल्दी से बताओ, पहला गुड बेचो, ए को बेचो, कितना रेवेन्यू, बी को बेचो, सी को बेचो और डी को बेचो। अगेन कह रहा हूं, ये वाला जो मैंने दूसरा केस करवाया ना समझाने के लिए, ये कब होगा, जब आपके पास कोई भी रेंज, तो यहां पे प्लीज समझिएगा, फोकस होके यहां पे मैंने स्पेसिफिकली, मैं तुमसे रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मैंने स्पेसिफिकली 2 को एलोकेट करके मैंने कहा भाई जब अब मैं एलोकेट कर चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक डिस्काउंट था, जब एलोकेट किया और मैंने कहा कि भाई मेरी टोटल प्राइस रखी, तो मैंने बाकी किसको दे दिए पैसे, डी को। और क्या वो डी उसकी रेंज में आता हुआ दिखता है देखो ना रेंज कितनी है, 150 से लेके यहां पे कितना आ रहा है, 241। तो अब एक समरी और फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, जल्दी से बताओ, कॉम्बो सेल कितने की थी, किसी एक प्रोडक्ट की भी स्टैंड लोन मार्केट प्राइस पता थी, एक की, वो कितना है 235, ऐसा ही है। अच्छा जब मैंने ये काम कर लिया, मैंने कहा आगे बढ़ गया, मैंने कहा अभी मुझे इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है, अभी मुझे इस ट्रांजैक्शन प्राइस को क्या करना है। अच्छा जल्दी बताओ, इसको एलोकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस। अच्छा स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस निकालने के तरीके हैं, पहला ऑब्जर्वेबल, दूसरा मार्केट, तीसरा कॉस्ट प्लस, चौथा रेजिडुअल। इस केस में जो प्रोडक्ट डी है वो क्या है, रेजिडुअल है, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब स्पेसिफिक डिस्काउंट पता है, तो मतलब सी पे मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और जब सी पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो बाकी रेजिडुअल किसके हैं, डी के। जी आ ही नहीं सकती, डी की प्राइस इस रेंज से ऊपर आ ही नहीं सकती, लॉजिक है ना इसके पीछे, क्योंकि वो इस रेंज में बेचता है। तो आपने जो कॉम्बो डिसाइड किया होगा वो भी इसी रेंज में होगा, क्योंकि देखो कोई भी सेलर जो है ना नुकसान नहीं करेगा, और कोई भी बंदा इससे ज्यादा क्यों खरीदेगा। जनरल डिस्काउंट मैं अभी बता देता हूं तुम्हें, देखो जनरल डिस्काउंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे ऊपर लिखा हुआ है ना कि ये प्राइस यूजुअली कितने की बेचता है, 504 की। जब मैंने इन दोनों को सम किया वो कितना आ रहा है, 590। तो मुझे एग्जामिनर खुद बता रहा है कि भाई मैंने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इस पे कौन सा डिस्काउंट दिया है, स्पेशल डिस्काउंट दिया, स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया। तो मैंने कहा क्या मैं सब पे चिपका दूं या स्पेसिफिकली सिर्फ 2 पे, मैंने वो कर लिया। मैंने कहा यार अब तो डिस्काउंट के बाद सारी प्राइसेस आ चुकी हैं, अब तो डिस्काउंट के बाद सारी प्राइसेस आ चुकी हैं, तो अब जो बाकी पैसे होंगे वो किसके होंगे, डी के। बात समझ आई। और इस पे जनरल डिस्काउंट का केस मैंने तुम्हें बना के दिया। जनरल डिस्काउंट पता है कब होता है, जब रेजुअल नहीं होता। बात समझे, जनरल डिस्काउंट कब होता, जब रेजुअल ना होता। क्योंकि मैं तो देखो भाई एक सवाल में या एक सिचुएशन में एक ही बैलेंसिंग होगी ना, बात समझ आ रही है। तो ये जो पूरी मेहनत की है मैंने, इस पूरी बिस्मा ये भी सुनना, इस पूरे केस में जो मैंने मेहनत की सिर्फ ये निकालने के लिए हर एक की प्राइस क्या डिसाइड हुई है, हर एक की प्राइस। ये मैंने सबसे पहले जल्दी बताओ तुम लोग कौन सी प्राइसेस निकाली हैं, स्टैंड लोन। अच्छा अब मेरे पास एक स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस का ब्रेकअप आ गया अलॉन्ग विद द रेंज, और एक टोटल प्राइस आ गई। मैंने कहा यार मैं, अगर तुम चाहो भी ना तो नहीं कर सकते, रीजन तुम 980 की ट्रांजैक्शन प्राइस को टोटल स्टैंड लोन मार्केट प्राइस से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सबके पास 4 के 4 प्रोडक्ट की स्टैंड लोन मार्केट प्राइसेस है ही नहीं। तुम सबके पास के 4 प्रोडक्ट की स्टैंड लोन है, अगर 4 के 4 प्रोडक्ट की स्टैंड लोन होती तो ही जनरल डिस्काउंट निकलता ना। तो रेजुअल पे जा ही इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक है तो सही है, अदरवाइज सब। और एक चीज पूछता हूं, तुमने बता दिया मैं वाकई बोलूंगा भाई गेम ऑन हो गया इधर। एक बात बताओ, अगर इस सवाल में स्पेसिफिक डिस्काउंट नहीं होता, अज्यूम कर रहा हूं इस सवाल में स्पेसिफिक डिस्काउंट नहीं होता, तो आपको पता है पूरा का पूरा रेजुअल होता, पूरा का पूरा रेजिडुअल होता। बात समझ आ रही है क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं मैंने स्पेसिफिकली किस पे डिस्काउंट दिया ही नहीं है,
और मैं तो स्टैंड, देखो भाई, मैं मैक्सिमम रेवेन्यू बुक करूंगा मार्केट प्राइस से। मैक्सिमम रेवेन्यू किससे बुक करूंगा? मार्केट प्राइस से, अनलेस कि मैंने डिस्काउंट दिया हो। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई स्पेशली मैंने किसी को डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो मैं एलोकेट भी नहीं करता। तो यही चीज उठ के वहां पे आ जाती और बैलेंसिंग फिगर किसको मिल जाता? उसको। पहले तो बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ यू गो टूवर्ड्स द एंड। क्लियर है? आखिरी बार मेरी तसल्ली के लिए, इसमें जनरल डिस्काउंट कब आ सकता था? जब रेजिडुअल अप्रोच, क्योंकि रेजिडुअल अप्रोच का मतलब ही ये सारी प्राइस आइडेंटिफाई कर लो, जो बचा उसका है। बात क्लियर है? और मेरी एग्जांपल में भी मैंने भी तो यही किया है कि सारी प्राइसेस आइडेंटिफाई की, पर मुझे एक और फैक्ट पता लगा कि सारी प्राइसेस आइडेंटिफाई करने के बाद भी दो प्रोडक्ट है जिस पे कौन सा डिस्काउंट दिया गया है। तो क्या रेजिडुअल पहले निकालूंगा एलोकेट करने के बाद? एलोकेट करने के बाद। यानी बात क्लियर है? ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ बात क्लियर है? मैं बाखुदा बता रहा हूं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, पर ये पूरी सिनेरियो समझ आ रहा है कि रेजिडुअल पे कब जाना है और स्टैंडर्ड और जनरल पे कब जाना है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ईमान क्लियर है, रसीद क्लियर है? गुड। चलो जी, अब इसका क्विज आएगा आज, बड़ा बेहतरीन किस्म का, वो कर लेना। सही है जी? चलो मिलते हैं जी ऑडिट में। कर रहा हूँ। हाँ, क्या कितने बजे आएगा? अच्छा, रात को आएगा। अभी भेज दूँ।